राधे राधे सभी को। आशा है आपकी तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आज की हमारी ये क्लास जनरल स्टडीज़ की एक और क्लास रहने वाली है, जिसमें हम जो है और क्वेश्चंस जो हैं लगाने वाले हैं, जो कि आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। क्योंकि टाइम अभी थोड़ा सा कम बचा हुआ है, तो हम फास्टली क्वेश्चंस को लगाएंगे और जो भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड होंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5 को ऑफ जनरल स्टडीज़। आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो थीम है, जैसी धारणा वैसे आप, यू बिकम व्हाट यू बिलीव इन। तो मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा आपको कि आप जो है अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, ताकि आपको जो है आउटकम भी अच्छे मिले। कोई भी सिचुएशन रहे, अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, तो बस यही मुझे बताना था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये आप देख सकते हैं जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। विच इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। विटामिन सी से कलर ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन बी से बेरी होता है। तो विटामिन बी से बेरी डिसीज होती है, बिल्कुल सही है, बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए से जो है नाइट ब्लाइंडनेस होती है, बिल्कुल सही है। विटामिन सी से जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि विटामिन सी से जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं स्कर्वी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सारे विटामिन से कौन कौन सी जो बीमारियाँ होती हैं वो बता देता हूँ। और अगर मैं बात करूँ कलर ब्लाइंडनेस की, तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये जेनेटिक होती है, ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होती है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, दैट इज लिंक टू योर एक्स क्रोमोसोम, लिंक टू एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं विटामिन और उनसे होने वाली बीमारियों की। साथ साथ यहाँ पे मैं साइंटिफिक नेम की भी बात करूँगा। तो देखो, विटामिन ए जिसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। कैसे याद करना है? रेटिनॉल, राती याद कर लो, राती यानी कि रात में नहीं दिखना, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी1 जिसका नाम है थायमीन, जिससे बीमारी होती है बेरी। ठीक है, वहां पे लिखा था विटामिन बी से होता है। क्या होता है एक्चुअली में, विटामिन बी के जो है 8 टाइप्स हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि विटामिन बी से बेरी होता है, जब एक्चुअल में विटामिन B1 से, जो उसका वर्जन B1 है, जो वेरिएंट B1 है, उससे बेरी होता है, जिसका साइंटिफिक नेम है थायमीन। विटामिन B2 से, जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, इससे होता है, ये जो बीमारी है इसको याद नहीं करना, एरिबोफ्लेविनोसिस, ये याद नहीं करना है। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा वो याद करना है। विटामिन B3 से, जिसका साइंटिफिक नाम है नाइसिन, उससे बीमारी होती है प्लैग्रा, ये भी याद नहीं करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। B5 से जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं पैरास्थेसिया, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथोथेनिक एसिड। B6 से जो है पैराडॉक्सिन, उसका साइंटिफिक नेम है, उससे होता है एनीमिया, ये आपको याद करना है। ठीक है, B7 साइंटिफिक नेम है बायोटीन, इससे जो है जैसे आपका हेयर फॉल हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, ये सब होती हैं। B9 से जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं एनीमिया, एप्स्थेटिक एनीमिया, और उसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। B12 से को साइंटिफिक नेम है कोबालामीन, जिसका बीमारी होती है परनीशियस एनीमिया। ठीक है, ये दोनों भी आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, उसके अलावा देखो, B से मैंने बता दिया बेरी। ठीक है, और CDEK ये आपको याद होना चाहिए। C का साइंटिफिक नेम है एब्सकॉर्बिक एसिड, जिसकी बीमारी का नाम है स्कर्वी। D का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, जिसका बीमारी का नाम है रिकेट्स। और विटामिन E का नाम है टोकोफेरॉल, जिसका बीमारी है एनीमिया। ठीक है, हेमोलॉटिक ना याद हो, सिंपल सी एनीमिया आपको शब्द याद होना चाहिए। विटामिन K जो है, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन, उससे जो है क्लोटिंग होती है। क्लोटिंग मतलब कि थक्का जमना, जो ब्लीडिंग को रोकता है। ठीक है, दैट इज विटामिन K। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये जो मैं आपको बताता हूँ, पैराग्राफ याद कर सकते हो तो कर लेना, ये सब आपको जो है याद नहीं करने हैं, ठीक है। जो मैंने टिक किए हैं बस वही आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली इसको 3D डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे डायमेंशिया हो गया, डायप्थेरिया हो गया, और एक और डी से होने वाली बीमारी जो है वो आपको विटामिन B3 की कमी से देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं मोरचंग। मोरचंग क्या है? एक तत्वाद्यंत प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर एक घन वाद्यंत, या फिर नॉन मेम्बरस परकशन इंस्ट्रूमेंट, या फिर एक सुशिर वाद्यंत एन एरोफोन इंस्ट्रूमेंट, या फिर एक अवनद वाद्य यंत्र यानी कि आप परकशन इंस्ट्रूमेंट। तो मोरचंग जो है ये राजस्थान कल्चर से बहुत ही एसोसिएटेड है। ये आपने देखा होगा, ये एक तरह का सुशिर वाद्य यंत्र है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ अभी। सुशिर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें आप हवा, जैसे कि बांसुरी होगी, हवा से आप जो है आवाज़ें निकालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका मोरचंग है, ठीक है। इस तरह से इसको बजाते हैं, आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 किसका कितना सेक्स रेशियो है ये आपसे पूछा गया। राजमंड का, डूंगारपुर का, पाली का, प्रतापगढ़ का। तो देखो, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। राजमंड का है 990, डूंगारपुर का है 994, पाली का है आपका 983 और प्रतापगढ़ का है आपका 987, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंसस से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन राजस्थान के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि इनकी टोटल पॉपुलेशन क्या है राजस्थान की, तो 6.85 करोड़ से, ठीक है। और जो इंडिया का 5.66% होता है टोटल पॉपुलेशन, ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021। सेंसस 2021 जो है वो 15वां सेंसस था इंडिया का, जिसके जो हेड थे वो थे सी चंद्रमौली, ठीक है। इसका थीम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर आवर सेंसस, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये 2 फेजेस में कंडक्ट कराया गया था, एक को बोलते हैं हाउस लिस्टिंग, एक को बोलते हैं इनॉग्रेशन फेज, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की मैंने बता दिया 6.85 करोड़ जो है इसकी पॉपुलेशन है, जो इंडिया का 5.66% होता है। मेल पॉपुलेशन की बात करें तो मेल पॉपुलेशन राजस्थान की 51.86% है, फीमेल पॉपुलेशन जो है 48.14% है। आपको नंबर्स याद नहीं रखने हैं क्योंकि नंबर से क्वेश्चंस मैंने देखने को नहीं मिला है, परसेंटेज आपको याद रखना है। यानी कि 51.86 जो है वो मेल की पॉपुलेशन है और राजस्थान में 48.14 जो है वो फीमेल की पॉपुलेशन है। डेकेडल ग्रोथ रेट जो है राजस्थान का वो 21.31 है, ठीक है। पर इससे पहले जो 2001 के सेंसस में था वहाँ पर 28.41 था, यानी कि डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? लगभग 7% जो है वो डिक्रीज हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी घनत्व जो है वो कितना है? तो वो 200% पर स्क्वायर किलोमीटर है, जहाँ पे हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा जयपुर में और लोएस्ट देखने को मिलेगा जैसलमेर में। कितना है? जयपुर में 595 है और जैसलमेर में 17 है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेक्स रेशियो की बात करें, यानी कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं, तो याद रखना है राजस्थान में 928 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, ठीक है। हाईएस्ट बात करें तो हाईएस्ट डूंगारपुर में है 994 और लोएस्ट धौलपुर में है 846, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि 0 से 6 साल के बच्चों का सेक्स रेशियो की बात करें तो वो है 888 पर 1000 मेल्स, ठीक है। जहां पे याद रखना है कि ये भी घटा है। 2001 में 909 था और ये 808 हो गया, यानी कि ये भी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। लिटरेसी रेट की बात करें तो राजस्थान का लिटरेसी रेट जो है वो 66.11 है, ठीक है। जहां पे राजस्थान की बात करें तो हाईएस्ट जो है वो कोटा का है 76.56 और लोएस्ट जो है वो जलौर का है 54.86, ठीक है। अब जो राजस्थान की लिटरेसी है 66.11, इसमें मेल कितने हैं, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी रखनी है? तो मेल की है 79.19%, ठीक है। फीमेल की है आपकी 52.12%, ये याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा रूरल और अर्बन
का क्या परसेंटेज है, तो याद रखना रूरल जो है वो 75.13 है, ये लोगों की बात कर रहे हैं, और अर्बन में जो लोग रहते हैं वो 24.87% है। ठीक है, टोटल एरिया कितना है, तो राजस्थान का एरिया टोटल कितना है 342,239 किलोमीटर स्क्वायर, 3,42,00,000 सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, 3,42,000 और 240 के आसपास एरिया है, जो कि इंडिया का कितना है, इंडिया का 10.41% है। ठीक है, पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है 5.66% है, और एरिया कितना है 10.44, देख सकते हैं डबल है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। याद रखना सेंसस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं राजस्थान के पेपर में, और मिल भी सकते हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। नॉट देखा, यहाँ देखो नॉट लिखा है, सही नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ बहुत से बच्चे जो है ये भूल जाते हैं कि क्या पूछा गया है। इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है। इट हैज़ 2.4 किलोमीटर लॉन्ग फीडर कैनल, जिनको नहीं पता चलो मान लो उनको नहीं पता, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल दो। आगे देखते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम पोंग डैम सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड ब्यास, तो ये पोंग डैम पे स्थित है, ये चीज़ गलत है। क्यों आपको पता है ये कहाँ पर स्थित है, हरिक्के बैरेज पे स्थित है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो बाकी ऑप्शन देखने हैं, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है 7 लिफ्ट कैनाल्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पानी देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये इंदिरा गांधी कैनाल और उसका एरिया है। ठीक है, जहाँ पे 4 जो फ्लो एरिया होता है वो 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, और जो लिफ्ट एरिया होता है वो भी 2 स्टेजेस में डिवाइड होता है। ठीक है, फ्लो एरिया क्या होता है, जहाँ पे नॉर्मली सिंपल तरीके से जो है पानी फ्लो हो रहा है। लिफ्ट एरिया मतलब कि जहाँ पे थोड़ा सा आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, तो मॉडिफाइड एरिया यानी कि MADAP जो है, या फिर जिसको हम बोलते हैं MADA जो प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1978 से 79 के आसपास। इसका काम क्या है, इसका काम है टू एग्जीक्यूट स्कैटर्ड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान्स अक्रॉस पॉकेट्स आउटसाइड ST एरिया। समझ रहे हो, जो ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करता है ये कहाँ पे, तो जो ST एरियाज होते हैं उनके आउटसाइड ये डेवलपमेंट की बात करता है MADA प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखना है कि कुछ जो है आपके स्कीम से भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके, आगे आते हैं। अ टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर विच इन्वॉल्व्स प्लांट ग्रोइंग विथआउट सॉइल, बागवानी का ऐसा प्रकार जिसमें बिना मृदा के पौधे उगते हैं, मतलब कि बिना मिट्टी के पौधे उगते हैं, ऐसे बागवानी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स या टिलांड्रियास या फिर एग्लोनेमा या फिर हाइग्रोपोनिक्स, तो इसको हम बोलते हैं। अब देखो, अब मान लो कि ये आपको नहीं पता है, तो देखो 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये देखो हाइड्रोपोनिक्स या फिर हाइग्रोपोनिक्स। जो 2 सिमिलर साउंड के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं किसी भी ऑप्शन में, तो 90% 99% चांस होता है कि उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है, उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो विथआउट सॉइल हम उगा रहे हैं, यानी कि पानी का इस्तेमाल तो करेंगे, तो यानी कि हाइड्रो मतलब क्या है, पानी, यानी कि यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हमेशा याद रखना, नॉर्मली चाहे ये मैं जीके की बात करूं, जो ऑप्शन जो है सिमिलर साउंड करते हैं या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को, अक्सर जो है आंसर उन्हीं में से आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोपोनिक्स की, तो ये आप देख सकते हैं, जैसे पाइप लगा दिया, यहाँ पे आपको ये पानी है। ठीक है, पानी की मदद से जो है यहाँ पे पालक वगैरह या फिर सब्जी वगैरह जो है उगाई जा रही है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, जहाँ पे बिना मिट्टी के सब्जियां जो है उगाई जाती हैं। ये अक्सर आपको जो है ये नया वेजिटेशन है जो आपको देखने को मिलेगा
कई शहरों में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि जो है उसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अब मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है? मिक्स ग्लैंड का मतलब समझो। देखो, जो ग्लैंड होते हैं ना, वो या तो हार्मोन रिलीज करते हैं या तो एंजाइम रिलीज करते हैं। याद रखना, जो ग्लैंड जो ग्रंथि होती है, मैं आप समझाता हूं, जो ग्रंथि होती है वो आपकी या तो एंजाइम रिलीज करती है या आपके जो है हार्मोन्स रिलीज करती है। ठीक। अगर जो क्या बोलते हैं, जो ग्रंथि एंजाइम रिलीज करती है उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और जो हार्मोन्स रिलीज करती है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो दोनों करती है ऐसी ग्रंथि उसको हम बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। ठीक है। यानी कि ऐसा ग्लैंड जो एंजाइम भी रिलीज करे और हार्मोन भी रिलीज करे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, और आपको पता है क्या बोलते हैं, लाइपेज और ट्रिप्सिन जो है वो एंजाइम रिलीज करता है, जिसके हम बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है। अब अगर बात करूं मैं एड्रीनल ग्लैंड की, एड्रीनल ग्लैंड आपको पता है कि कोर्टिसोल और एड्रेनल ये एंजाइम्स ये हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, एड्रेनलिन। कोर्टिसोल जो है वो आपका स्ट्रेस कंट्रोल को करता है, और जो एड्रेनलिन है वो आपकी हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। ठीक है। यहां बात करूं मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है। ये बेसिकली ग्रोथ हार्मोन है, जो आपकी बॉडी में ग्रोथ देखने को मिलती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से ही होती है। इससे क्या है, इससे दो तरह की बीमारी हो जाती है, या फिर दो तरह की हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मतलब कि दो तरह की आपको सिचुएशन देखने को मिलती है। जैसे कि अगर किसी की बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन आ जाए तो वो लंबा हो जाता है, जैसे खली की तरह। उस बीमारी को हम बोलते हैं एक्रोमेगली। खली यानी कि एक्रोमेगली, ऐसे याद करना है। अगर किसी की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए या ग्रोथ हार्मोन कम हो तो वो उसके अंदर बौनापन यानी कि डॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ठीक है। ऐसे ही ये एक और एंजाइम हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ये चीज आपको याद नहीं है। बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो आपके गले में होता है। ये आपको कुछ बटरफ्लाई शेप का देखने को मिलेगा। ठीक है। इससे जो ये हार्मोन रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, और इससे जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं गॉइटर यानी कि घेगा रोग। ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, बस इतना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। सिलेक्ट दी रॉन्ग पेयर, गलत युग्म जो है चुनना है। चांद बावरी दौसा, हर्षनाथ बावरी शिखर, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर, या क्वीन स्टेपवेल बूंदी, रानी जी की बावड़ी बूंदी। तो कौन सी सही नहीं है? तो ये आपको पता है मंदाकिनी बावड़ी जो है ये आपको अजमेर में नहीं, कहाँ दिखने मिलती है? सिरोही। ठीक है। और सिरोही में ही आपका जो है अचलगढ़ फोर्ट भी है। ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी मंदाकिनी बावड़ी का फोटो लगी हुई है। ठीक है। आगे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नॉट परफॉर्म बाय सहारिया ट्राइब? तो सहारिया ट्राइब जो है इनमें से कौन सा डांस परफॉर्म नहीं करती है? नॉट परफॉर्म। झेला, बिछुआ, शिकारी, या फिर द्विचाकरी या द्विचक्री। तो द्विचक्री जो डांस है वो सहारिया ट्राइब परफॉर्म नहीं करती है। इसको परफॉर्म करते हैं भील ट्राइब वाले। और आपको पता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी ट्राइब जो है वो भील ट्राइब है। और ये कब परफॉर्म करती है? तो जब उनकी वेडिंग सेरेमनीज होती हैं उस दौरान जो है भील ट्राइब द्विचक्री डांस जो है वो परफॉर्म करती है। ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये द्विचक्री डांस है। ओके, इस तरह से मतलब कि
राउंड में, मतलब सर्कल में इस तरह से डांस किया जाता है। मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि क्या बोलते हैं, द्विचक्री इसका नाम इसलिए है ना कि एक तो जो वुमेन्स हैं वो इस तरह घूमती हैं, और एक तो वुमेन्स है वो आपस में अपने में ही घूमती हैं, इसलिए मतलब 2 चक्कर हो जाते हैं, इसलिए द्विचक्री डांस इसका नाम है। ऐसा मुझे लगता है, मुझे मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं इसके, मुझे बात जानकारी है इसके बारे में, बस मैं ऐसा बोल रहा हूँ, शायद इसलिए इसका नाम है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजावटी और नागरचोल किस बोली के उपबोलियां हैं, डायलेक्ट हैं? मेवाड़ी, बागड़ी, रांगड़ी या फिर धुंधाड़ी? तो चाहे वो राजावती हो, चाहे वो नगरचौल हो, चाहे वो हरौती हो, ठीक है, चाहे वो आपको तोरावती, चाहे कथेड़ी हो, चाहे चौरासी हो, चाहे जगौती हो, और चाहे किशनगढ़ी हो, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सी बोली जो किससे संबंधित है, तो याद रखना है धुंधार जो है डायलेक्ट से या फिर बोलियों से ये उनकी उनकी कुछ कैटेगरी में आती हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब 2-3 सवाल बनते हैं। पहली बात कि जो राजस्थान की जो बोलियां हैं उनके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? तो उन राजस्थान के जो लैंग्वेज एविडेंस हैं उसके 2 लैंग्वेज एविडेंस 2 सोर्स हैं। पहला है जो कुवलमया टेस्ट है, कुवलमया टेक्स्ट है, वहाँ से आपको इसके बारे में पता चलता है। और दूसरा जो है पिंगाल शिरोमणि जो टेक्स्ट है, वहाँ से आपको देखने को मिलता है राजस्थान बोली के बारे में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको बोलियां और उनकी उपबोलियां पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने धुंधारी तो आपको बता ही दिया, यहाँ पर मैं थोड़ी सी और आपको बता देता हूँ। एक आपको बताता हूँ मालवी, मारवाड़ी, और एक आपको बताता हूँ मालवी। मारवाड़ी में आपके बोलियां आ जाएंगी, उपबोलियां आ जाएंगी मेवाड़ी, वगादी, शेखावती, गोदवती, द्योरावती, धाती और या फिर धातकी, धाती या फिर धातकी, ठीक है, और थाली। ये उपबोलियां जो हैं वो मारवाड़ी डायलेक्ट के अंदर आती हैं। मालवी की बात करूं मैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी निर्मादी, रंगादी, सोंदवड़ी, पाथवी, रतलामी और उमाथवड़ी। ये उपबोलियां जो हैं आपको मालवी के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, और ये सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पूछ ले क्या बोलते हैं रंगाड़ी किस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रंगाड़ी जो है मालवी में आता है। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑन 14 दिसंबर 2021, चलो ये तो उस टाइम का करंट अफेयर का सवाल है, फटाफट कर लेते हैं इसको। हु हैज़ बीन मेड स्टेट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ राजस्थान रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं राजीविका। तो इसके आंसर था रूमा देवी। ठीक है, करंट अफेयर मैं आपको कराऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कराने की, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं स्पेसिफिक करंट अफेयर आपको करवा दूंगा कि मतलब कि जैसे कि 50 करवा दूंगा कि जो इम्पोर्टेंट है, या फिर 10, 20, 30 करवा, जितना मुझसे हो सकेगी भाई, जितनी मुझसे हो सकेगी। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको मैं 100 करवा दूंगा, जितनी मुझसे हो सकेगी, जितनी मुझसे बन सकेगी उतनी मैं करवा दूंगा। क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, टाइम लगता है पीपीटी बनाने में, और उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है खोजने में कि आपके राजस्थान बोर्ड में जो है कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ,
जो मैं आपको बताता हूँ कि ये बोली हैं, इसकी ये बोली हैं, इनसे सवाल बने हैं भाई, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बता रहा कि भाई मैं उसके पूरे कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। देखो कि भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन बने, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा, मैं मतलब कोशिश किया, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि मैं आपको जो है करंट अफेयर के एटलीस्ट कम से कम मिनिमम कुछ तो क्वेश्चन दे के जाऊँ। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि रूमा देवी जो है ये आपकी बाड़मेर से बिलोंग करती हैं, जो बाड़मेर रीजन है, और इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल रखा है। नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल रखा है, इन बाई चांस अगर पूछ ले तो। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं आगे। Which of the following ruler was bestowed the Jagirs of Shamshabad and Nurpur and the title of Rai by Akbar? किस राजा को राय टाइटल जो है, राय की उपाधि जो है वो अकबर ने दी थी, और उनको शासक बना दिया गया था शमशाबाद और नूरपुर का। तो आंसर वुड बी राय सिंह ऑफ बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी, राय सिंह ऑफ बीकानेर। ठीक है, आपको पता है कि जो राय सिंह ऑफ बीकानेर थे, अकबर जो है इनके एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी लॉयल्टी, मिलिट्री लॉयल्टी जो है उससे खुश हो गया था, इसलिए उनको राय का टाइटल दिया था, और क्या बोलते हैं, उनको जागीर दी थी शमशाबाद और नूरपुर की। ये चीज़ आपको मतलब बेसिक चीज़ है पता होनी चाहिए। आगे आते हैं। विच प्रतिहार रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ आदिवराह? आदिवराह का टाइटल, आदिवराह कौन है आपको पता है? आदिवराह जो है वो विष्णु के अवतार जो हैं, जो बोर से जिनको दिखाया जाता है ना, वो है। उसका टाइटल जो है किस प्रतिहार के राजा ने लिया था? नागभट्ट फर्स्ट ने, मिहिर भोज ने, वत्सराज ने, या नागभट्ट सेकंड ने? तो नागभट्ट फर्स्ट जो है ये तो फाउंडर है प्रतिहार डायनेस्टी के, ऐसा माना जाता है, और ये संबंधित है एक त्रिपत्रीय स्ट्रगल, या फिर कन्नौज स्ट्रगल, या फिर एक युद्ध से जिसका नाम है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, जिसको हम त्रिपत्रीय स्ट्रगल भी बोलते हैं, कन्नौज स्ट्रगल भी बोलते हैं, कन्नौज युद्ध भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है कन्नौज को लेकर लड़ाई हुई थी 3 डायनेस्टीज के बीच में, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच में। ठीक है, इन द ईयर 785 एडी में। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और आदिवराह का टाइटल जो है वो किसने लिया था? वो लिया था मिहिर भोज ने। मिहिर भोज जो है वो प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट किंग्स माने जाते हैं, और कई जगह ये भी लिखा गया है, कई जगह ये क्वेश्चन बताया गया है कि एक्चुअल फाउंडर जो है वो मिहिर भोज को ही माना जाता है। ठीक है, तो अगर नागभट्ट ऑप्शन में होगा तो आपको नागभट्ट टिक करना है, लेकिन अगर पूछ लिया कि फाउंडर कौन है और नागभट्ट ऑप्शन में नहीं है तो आप मिहिर भोज की तरफ जाएंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं आप सम्राट मिहिर भोज, और ये जो हैं ये भाई मतलब कि बहुत ही इनकी कहानी जो है बहुत अच्छी है, मतलब ये क्योंकि इन्होंने क्या बोलते हैं अरब से फाइट लिया, और ये किसी आगे झुके नहीं थे, वैसी वाली इनकी रॉयल्टी वाली ज़िंदगी की बहुत इसलिए इनको ग्रेटेस्ट किंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। और इनके टाइम पे जो एक ट्रैवलर आया था सुलेमान, वो आपको याद रखना है कि सुलेमान जो है वो मिहिर भोज के टाइम पे ही आया था। ठीक है, और ये एक अरब ट्रैवलर था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे आता है, व्हेन वॉज द सिटी ऑफ जयपुर स्टैब्लिश? तो सिटी ऑफ जयपुर कब स्टैब्लिश हुई थी और किसने की थी? तो याद रखना, इट वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1727 बाय द किंग महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड। महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड। और याद रखना, जयपुर सिटी जो है वो आपकी वास्तुशास्त्र से के मतलब कि आधार पे बनी है। ठीक है, और मतलब
इसमें किसकी हेल्प ली गई थी? तो याद रखना, विद्याधर भट्टाचार्य जी की हेल्प ली गई थी, विद्याधर भट्टाचार्य जी, जयपुर को वास्तुशास्त्र की मदद से बनाने में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जयपुर के बारे में। पिंक सिटी बोलते हैं, नाम तो आपको पता ही होगा। ये चीज़ तो ये तो मतलब बेसिक है, ये तो मैं सोचता हूँ कि आपको पता ही होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये कौन सा महल है और किसने बनवाया था? और एक बार क्वेश्चन एसएससी में पूछा था, इसमें नहीं, मतलब राजस्थान में तो मैंने देखा, उसमें पूछा था कि भाई इस महल में कितनी खिड़कियां हैं। ठीक है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस जनरली बता रहा हूँ कि ना ही आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कौन सा महल है, हवा महल है। ठीक है, आगे आते हैं। विच एनिमल मैस्कॉट एंड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा पशु शुभंकर और जिला सही नहीं है? काला तीतर झुंझुनू, और डेमोसिल क्रेन जोधपुर, चीतल हिरण या चीतल डियर जयपुर, कबर बिज्जू बांसवाड़ा। तो कबर बिज्जू ही गलत है, ये बांसवाड़ा में नहीं है, ये उदयपुर का है मैस्कॉट। ठीक है, ओके। और बांसवाड़ा का क्या है फिर? तो बांसवाड़ा का आपका है जलपीपी, जलपीपी। ठीक है, बाकी काला तीता झुंझुनू का सही है, और डेमोसिल क्रेन जोधपुर का सही है, और चीतल डियर जो है जयपुर का सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद नहीं है, और बस एक बार दिमाग में चढ़ा लो। मैंने एक ही क्वेश्चन देखा है, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन देखे नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन। ऑन विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी वॉज बुलाक ऑर्नामेंट वॉर्न? तो बुलाक आभूषण जो है वो स्त्री के किस बॉडी पार्ट में धारण किया जाता है? ईयर, वेस्ट, नेक या नोज? तो ये आपको पता होना चाहिए, बुलाक जो है वो नाक में पहना जाता है, नोज में। ठीक है, नाक के और कौन कौन से हैं? तो नाक के आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बेसरी हो गया, बेसर बोलते हैं हम यहाँ पे, बेसरी हो गया, बारी हो गया, है ना, भंवरा हो गया, कांटा हो गया, याद कर लो फटाफट, रिवाइज करो। चौंप हो गया, चूप अलग है, चौंप अलग है। ठीक है, चौंप जो है वो नाक में पहना जाता है। और नथ हो गया, है ना, खीवड़ हो गया, खीवड़, नकेश हो गया, नक नकेश, नथ नकेश याद करना है, और लौंग भी जो है नाक में पहना जाता है। याद रहेगा, याद होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर बात करें कान की, कान की बात करें तो कान में क्या क्या पहना जाता है? तो झुमका हो गया, बाली हो गया, है ना, सुरलिया हो गया, सुरलिया, और लटकन हो गया, लटकन, झेला, झमेला, झेला हो गया, झमेला हो गया। ठीक है, अंगोटिया हो गया, अंगोटिया से क्वेश्चन बना था, अंगोटिया हो गया, और आपका माकड़ी हो गया, और पीपल पन्ना हो गया। पीपल पन्ना से पता है अभी एलडीसी वाले पेपर में क्वेश्चन बना है, पीपल पन्ना जो है कहाँ पहना जाता है। ठीक है, ये हो गया। आगे जगह है, देख लेते हैं। हाँ है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ। पहले यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, तो जो बचेगा वहाँ पर हम देख लेंगे। नाक हो गया आपका, कान हो गया, और गर्दन में तो आपको पता है हार ही पहनते हैं, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन बनते नहीं है। कमर इंपॉर्टेंट है, कमर से क्वेश्चन बने। कमर में आपका करधड़ी हो गया, करकटी हो गया, है ना, कंदौरा हो गया, करथनी हम बोलते हैं, करधनी बोलते हैं हम, तो करथनी राजस्थान में बोलते हैं। बसन हो गया, सटका, मखेला, और तागड़ी, ये हो गए आपके कमर वाले। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और थोड़े से हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे दांत में क्या पहना जाता है, दांत के आभूषण क्या है, सिर के क्या है, सिर हो गया, और पैर के देख लेते हैं, पैर के भी देख लेते हैं। चलो ये 3 देख लेते हैं। तो दांत के तो आपको जो है 3-4 याद करने हैं। जैसे एक है चूप, चौंप जो है यहाँ आप नोट करो, चौंप जो है वो कहाँ का है? चौंप आपका नाक का है।
ठीक है, और चूप जो है वो आपका दांत का है। ठीक है, रखन हो गया, ये भी दांत में है। मेक जो है वो भी दांत का है, और धांस जो है वो भी दांत का है। तो ये 4 आपको याद होनी चाहिए। सिर की बात करें तो सिर में आ जाएगा मेमंद। ठीक है, शीश फूल, नाम समझ में आ रहा है कि शीश मतलब सर, शीश फूल। मोर मंडली, मोर मंडली। टिक्का हो गया, टिक्की हो गया, टिक्का बोल लो या फिर टिक्की बोल लो, है ना। बलको, बलको भी यहीं का है सिर का। और बोरला, ये आपके बोरला हो गया। और क्या थे, रकड़ी, रकड़ी हो गया। और एक और याद कर लो, सांकली, सांकली, सांकली भी सर का है। पैर की बात करूं तो पैर में आपके पगपान हो गए, पगपान। और दौड़निया हो गया, दौड़निया, है ना। और पैर में बिछिया, बिछिया होगी, बिछिया। फोलरी होगी, गौर हो गया, गोलिया हो गया, गौर गोलिया। और हाँ बस, ठीक है। ये चीज़ आपको पता, ये आभूषण आपको पता होना चाहिए, और इनसे क्वेश्चन बनता है। ये आपने मेरे अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, आगे आते हैं। 108th 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस ISC विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो किस सिटी में 108वीं जो है हुई थी? तो ये हुई थी उदयपुर में। और इसको होस्ट किया था, किसने होस्ट किया था? तो इसको होस्ट किया था MLSU यानी कि मोहनलाल सुखदिया यूनिवर्सिटी ने, मोहनलाल सुखदिया यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, ये अभी का नहीं है, उस 2022 का सवाल है। ठीक है, करंट अफेयर का। तो ये चीज़ें अपना ध्यान रखनी, बस एकदम आ गया। अब मैं ये आपको क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ? आप बोलेंगे कि सर 2022 के क्वेश्चन अभी क्यों करवा रहे हो? तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ना, ताकि आपको आइडिया मिल सके करंट अफेयर में भाई कैसे सवाल बन रहे हैं। ठीक है, ताकि अब देखो, जिसकी 108वीं पूछ लिया, तो अब अभी जो हुई होंगी 109वीं या 110वीं हुई होगी, तो उनसे सवाल बन सकता है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, लोक नाट्यकार दूलिया राणा और नथुराम ये किस ख्याल से संबंधित हैं? हेला ख्याल, जयपुरी ख्याल, शेखावती ख्याल, शेखावटी ख्याल या फिर कुंचामणि ख्याल। ठीक है, तो देखो दूलिया राणा जो है और नाथुराम, नाथुराम जो है वो इनके डिसाइपल हैं, इनके बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। सॉरी, दूलिया राणा जो है वो नाथुराम के बहुत बड़े शिष्य हैं। और नाथुराम ने जो है वो कौन सी ख्याल को फाउंड किया था? याद रखना, छिड़ावा ख्याल, छिड़ावा ख्याल ऑफ शेखावती ख्याल। शेखावती ख्याल के अंदर एक छिड़ावा ख्याल है, उसको फाउंड किया था किसने? नानू राम ने। तो किससे रिलेटेड है? ये शेखावती ख्याल से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, याद रहेगी। ऐसे ही आपको और भी ख्याल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर आगे क्लास में जो है मैं आपको थोड़ा सा और देख के बता दूंगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, ये आपको बायो से फिर से क्वेश्चन आ गया है साइंस में। एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म टू विच डिजीज? मैंने ये ऑलरेडी बहुत बार करा रखा है कि एलिसा टेस्ट, जिसका फुल नेम क्या है? एलिसा का पहली बात तो फुल नेम पता होना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये किस बीमारी के लिए टेस्ट करवाया जाता है? तो ये एड्स के लिए करवाया जाता है। ऐसे ही टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं और क्वेश्चन पूछे गए। ओके, अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तुलजा भवानी टेम्पल इज सिचुएटेड है, तुलजा भवानी मंदिर जो है वो कहाँ पे है? नाडौल में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में या फिर बारा में? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। और तुलजा भवानी मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो इनको बनवाया था राजा बानवीर ने। बानवीर आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़ के राजा थे, रूलर ऑफ मेवाड़। और इनके ये क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि पता है
जो तुलजा भवानी है, इनमें इन राजा ने जो जितना इनका वेट था, जितना इनका वजन था, उसके हिसाब से इन्होंने दान किया था सोने के में, जिसको हम बोलते हैं तुलादान, है ना। ये किया था बाणवीर ने, और उससे फिर जो है तुलजा भवानी मंदिर की स्थापना की थी। मतलब ये कहानी है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो बस यहीं पे जो है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये तुलजा भवानी मंदिर है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो तुलजा भवानी मंदिर है। तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन भी समाप्त होता है। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि मंदिर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान के मंदिर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन बनता है। पहली चीज़, जो लोक देवता हैं उनके मंदिर आपको याद करने हैं, और जो इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 100, 150, 200 मंदिर याद करने पड़ेंगे, लिमिटेड 10-15 मंदिर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे मैं क्लास आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैं बता भी दूंगा कि आपको कौन से मंदिर पे ज़्यादा फोकस दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आज की क्लास जो है वो समाप्त होती है। आई होप कि ये सेशन भी आपको फ्रूटफुल, मीनिंगफुल लगा होगा। इससे भी आपको कई फैक्ट्स जो है वो रिकॉल हुए होंगे, कई फैक्ट्स जो आपको नहीं पता थे वो पता चल गए होंगे, और कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हिसाब आपको पैटर्न का लगने लगा होगा कि जीके से आप किस तरह से क्वेश्चन जो है, किस तरह से किन टॉपिक्स को पढ़ के जो है क्वेश्चन आप खींच सकते हैं, आप जो है अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। बाकी आपको पता है हमारी PYQ सीरीज़ चल रही है, जो मैं चला रहा हूँ, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा पाऊँगा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं दे पाऊँगा, पर मैं जितना भी दूंगा वो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के लिए 200% इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं सिर्फ वही डिटेल्स आपको बताऊँगा जो पेपर में पूछी गई है या पूछी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं जितने हो सके उतने, और जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगा वो आपको रिवाइज करते रहना है, ताकि आप जो है पेपर 1 चाहे पेपर 2 दोनों क्वालिफाई कर सके, दोनों अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सके। हो सकता है वैकेंसी बाद में बढ़े जहाँ पे आपको हेल्प मिल सके, अगर आप खुद को पहले से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर नहीं भी होता है तब भी आपको नेगेटिवली नहीं रखना है, सोच नहीं रखनी है, क्योंकि पता है आपको कि कितनी सीट खाली हैं, कितनी जगह खाली है, तो वैकेंसी दोबारा आएगी। अगर इस बार नहीं आई तो दोबारा आएगी। तो वही है, ये एक तरह का आपको रिविजन, ये एक तरह का आपको क्या है, हेल्प करेगा इन द फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। तो इसके लिए भी ये जो सीरीज़ है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।